मैंने जॉब छोड़ दी बिकॉज़ मुझे ऐसा था कि नहीं मुझे जो चाहिए मुझे वही करना है। तो मुझे ऐसा लगा ये शायद से इनर फीलिंग यही है मेरी और ऊपर वाले ने कुछ लिख के भेजा है कि आपको यही करना है। पहला ब्रेक जो मिला बाल गोपाल करे धमाल, बिग मैजिक चैनल दैट टाइम आता था। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सभी के चहीते पति ब्रह्मचारी यानी कि आशीष दीक्षित। वेलकम टू द दैनिक भास्कर आशीष। सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ दैनिक भास्कर को जिन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाला जी। और मुझे यहाँ बुलाया इंटरव्यू लेने के लिए क्योंकि सारे ऑडियंस को पता चले एग्ज़ैक्टली हमारे बीच क्या गुफ्तगू हुई है। सबसे पहले पूछना चाहती हूँ जो आपका शो है पति ब्रह्मचारी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जब आपने पहली बार सुना इसका नाम पति ब्रह्मचारी तो क्या आपका रिएक्शन था? बिल्कुल एक्चुअली जब मेकर्स ने डिसाइड किया था कि मतलब हमें कुछ ऐसा प्लॉट बनाना है तो उस समय मुझे जब कॉल आया तो मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया था दैट टाइम। सो जैसे ही मेरी मीटिंग हुई उसमें ये पता चला कि बंदा ब्रह्मचारी है मतलब जो हीरो है वो हमारा ब्रह्मचारी है। सो सबसे पहले क्वेश्चन यही आया था अगर ब्रह्मचारी है लड़कियों को छुएगा नहीं ये नहीं करेगा एंड टीवी का जो जी। एग्जैक्टली कोर होता है हुँ, लव स्टोरी बिल्कुल। एंड सास बहू ड्रामा हुँ, आर के पोज बिल्कुल। ये सब कैसे पॉसिबल है सबसे हाँ, पहले तो यही दिमाग में आया। जी। तो मैंने बोला यार ठीक है यार बहुत हो गया रोमांस बहुत हो गया ये थोड़ा हट के कुछ चीज़ें हैं तो लेट्स डू इट। तब तक डिसाइड नहीं हुआ था कि टाइटल पति ब्रह्मचारी है एंड 2-3 दिनों के बाद पता चला चैनल ने एंड प्रोडक्शन ने मिलके डिसाइड किया कि शो का टाइटल रहेगा पति ब्रह्मचारी। तो जब पति ब्रह्मचारी हुआ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि यार शादीशुदा भी है ब्रह्मचारी भी है कैसे? जी। मांग में सिंदूर तो भरेगा, बिल्कुल। टच तो होगा। हुँ, फिर उन्होंने हमारे क्रिएटिव्स ने बोला नो एमपी हुँ, एंड यूपी साइड में हम सिक्के से मांग भरवाते हैं। ओके। तो वो भी हमारे पास सबका तोड़ है बिकॉज़ जी। एक शो बनाने से पहले हुँ, सारे डू एंड डोंट्स मेकर्स हाँ, पता करते हैं। बिल्कुल। तो मैं सारी चीज़ें मेकर्स पे छोड़ दिया, हुँ, क्रिएटिव्स पे छोड़ दिया। मैंने बोला हुँ, जो होगा ये बेहतर बताएँगे क्योंकि ये अपने पोज़ीशन पे है, मैं अपने कलाकारी के पोज़ीशन पे हूँ, तो वही करता हूँ। तो जब शो मिला सबसे पहले मुझे मज़ा ये आया कि यूनिकनेस है। मतलब हिस्ट्री में टेलीविज़न की हिस्ट्री में आज तक ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है कि पति ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी टाइप का कोई हीरो है, ये है। फ़िल्में भले ही बनी होगी साउथ एंड ऑल में लेकिन टीवी नहीं है। तो मैंने बोला यार यूनिक है करना चाहिए। क्यों और सच बता रहा हूँ आई एम रियली ग्लैड एंड मेरा डिसीज़न बहुत सही था कि मैंने ये शो साइन किया और कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जितने चहेते फैन्स हैं, सब पागल हैं। बिकॉज़ उनको कुछ यूनिक देखने के लिए मिल रहा है। हमने आर के पोज़ भी न्यू स्टाइल में क्रिएट किया है। लोग आर के पोज़ लड़की को यूँ लेके करते हैं। बिल्कुल। हमारा आर के पोज़ है कि लड़की अगर गिरने वाली है, स्लिप हुँ, हो गई है, तो सीधा दुपट्टा उठाया, नियर बाय रस्सी उठाया, जी। जो मिला उसे, हुँ, उठा के उसे पकड़ के न्यू आर के पोज़ हमने जी, क्रिएट किया है। सो या हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अच्छे-अच्छे रोमांस की चीज़ें। जी। सो आई एम ग्लैड। जैसे आपने कहा कि टेलीविज़न में आज तक ऐसा कुछ बना नहीं है, थोड़ा-सा हटकर है। कोई ऐसी यूनिक चीज़ इसकी यूएसपी अगर आप दूसरे टेलीविज़न के शो से इसको कंपेयर करें तो? बिल्कुल, स्टोरी लाइन। मैं ये डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि आप बहुत सारे शोज़ उठा लो, सब में स्टोरी क्या होता है कि स्टार्टिंग लाइक मैंने खुद किए हैं, मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग के 10-12 एपिसोड आप बहुत ही बखूबी चलते हो। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे शादी होता है, रोमांस शुरू होता है हीरो-हीरोइन के बीच एंड देन सास-बहू ड्रामा एज़ इट इज़। यहाँ भी सास-बहू ड्रामा है, बट सास-बहू ड्रामा नॉट दैट लेवल आप रियलिस्टिक सास-बहू ड्रामा देखोगे कि रियल में अगर एक बहू मतलब किसी सिचुएशन की जी। वजह से शादी हो गई है, हुँ, अब वो घर में आ गई है, हीरो चाह रहा है कि ये लड़की यहाँ ना रहे, ये यहाँ से चली जाए। जी। इनके बीच में प्यार नहीं है, हुँ, इनके बीच में नफ़रत है हुँ, और नफ़रत वाला जो एक सॉफ्ट कॉर्नर बोलते हैं ना, जी। कि मैं तुझे मतलब कि यहाँ से भगाना चाहता हूँ, लेकिन हुँ, मैं तुझे धक्का मार के नहीं भगाऊँगा। कुछ ऐसा करूँगा कि तू खुद ही भाग जाए। तो ये यूनिकनेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है एंड स्टोरी लाइन एंड सारे हमारे जितने भी कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, सब दिग्गज हैं। सो आई एम रियली, रियली अगेन सेइंग कि ग्लैड कि मुझे ऐसा शो मिला है। जो आपका किरदार है इस शो में और जो असल लाइफ़ में आपका व्यक्तित्व है, कितना मेल खाता है? या फिर इस किरदार में ढलने में क्या-क्या चैलेंजेज़ आपको फेस करने पड़े? एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली मतलब कि व्हेन आई वाज 3 मंथ्स ओल्ड माय फैमिली शिफ्टेड टू मुंबई फ्रॉम जौनपुर। तो जब हम लोग छोटे थे तो ठाणे में चौल में ही रहते थे मतलब लाइक 2 ढाई साल 3 साल हमने चौल में ही निकाला है। लेकिन जो हमारे मतलब मेरी फ्रेंड सर्कल्स थे दोस्त थे यार मैं बहुत ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ। मैं नॉर्मल जो एक होता है ना नॉर्मल स्कूल राजे शिवाजी हिंदी हाई स्कूल से मैंने पढ़ाई लिखाई की है तो वहाँ पे सारे कॉमन दोस्त तो वो चौल से ही रहते। तो आई यूज्ड टू गो विथ देम कि हाँ। जाओ खेलो, खेलना कूदना। हुँ, तो वो एटमॉस्फेयर कहीं न कहीं हुँ, बोलते हैं ना कि बचपन का जो वो एटमॉस्फेयर था, हुँ, अभी ये बड़ा हो चुका हूँ, जी, तो अब मुझे वो बचपना जो था उसे कैच करके ये चीज़ें पोर्ट्रे करने में जी। बहुत ईज़ी जा रहा है बिकॉज़ मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ हुँ, ऑलरेडी। एंड दूसरी बात जो सूरज कैरेक्टर है मेरा जी। शो में,
उससे मेल बस एक ही चीज़ खाता है कि वो बंदा एक तो मतलब कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, जी। मतलब हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करता है, बगैर वजह, मतलब कि बगैर वजह के वो किसी को कुछ बोलता नहीं है। और मेरा रियल लाइफ में भी वही है कि मैं किसी को फिजूल की चीज़ें नहीं बोलता। अगर मुझे लग भी रहा है कि फालतू की बातें कर रहा है तो भी मैं कुछ नहीं करता, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि ऊपर वाला है, एंड एक पावर होती है, वो अपने आप ही आपको समय के हिसाब से बता देती है कि एग्जैक्टली आप क्या हो। तो इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, मैं अपने काम से काम रहता हूँ और रहूंगा भी, बिकॉज मुझे वैसे ही रहना। आपने इतने सारे शोज़ करे हैं, तो कभी कोई ऐसा किरदार जिसमें आप बहुत ज़्यादा ढल गए हो और फिर उससे निकलना मुश्किल रहा हो? या ये बोल मतलब ऐसा ऐसा तो बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि एक शो था पलकों की छाँव सीज़न 2 दंगल पे। उसमें मतलब क्यूटनेस, मस्ती, ये वो ऐसा था। वो ढल तो नहीं गया था, मैं हर एक कैरेक्टर में ही ढलता हूँ एक्चुअली, लेकिन स्विच इन स्विच आउट होना आता है मुझे। लाइक जब तक सेट पे हूँ, मैं सूरज बन के हूँ। हाँ, कहीं न कहीं आशीष, जब भी आप जैसे इंटरव्यूअर्स आ जाते हैं तो जी, आशीष बन जाता हूँ उनके बिल्कुल। सामने। बट जैसे ही शॉट में जाता हूँ, मैं सूरज बन जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं घर पे आता हूँ, मैं आशीष फिर बन से जाता हूँ। आशीष। या जी, तो ये स्विच इन स्विच आउट होना मुझे बहुत ही बखूबी जी। अब आने लगा है, पहले नहीं आता था। ओके। तो जैसे कि पलकों की छाँव में मतलब कि मस्ती कर रहा हूँ, तो वैसे ही मस्ती मैं अपने पार्टनर के साथ करता था घर पे जी, जाके। हाँ तो जी। वो बोलती थी बहुत ज़्यादा खिडिश बन रहे हो, ये क्या है? तो मैं बोलता था यार वो सेट पे कर रहा हूँ ना, तो जी। उसकी वजह से यहाँ पे कैरी ऑन हो हुँ। जा रहा है। तो वो कुछ चीज़ें हाँ, ऐसी वो होती थोड़ा-सा है रहता कि जो बॉडी लैंग्वेज में जी, खुद ब हाँ। खुद आ ही जाती है। तो वो पलकों की छाँव सीज़न 2 में हुआ। जैसे कि अब आप बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ आपका बढ़िया चल रहा है। लेकिन आपने जो पढ़ाई करी है वो इंजीनियरिंग में करी है और आज का अगर मिडिल क्लास की हम बात करें, तो एक रहता है ना कि ग्रेजुएशन हुई, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ हुआ, आपकी जॉब लग गई, अब फैमिली को लगता है अब तो बेटा सेट है, करियर अच्छा है, अब शादी का सोचेंगे। लेकिन आपने नौकरी भी करी, फिर आपने सडनली डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे कुछ और करना है, एक अलग पहचान बनानी है। उस समय क्या थॉट था आपका और फैमिली का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मैं मतलब कि मेरा यही था कि मैं हमेशा से पढ़ाई-लिखाई करने वाला बंदा था। मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर क्या है, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो एक समय के बाद जब मैं इंजीनियरिंग करने नागपुर गया, मतलब कि वाईसीसी कैंपस में, दत्ता मेघे कैंपस में, तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ खूबियाँ मुझ में भी है जो कि एक्सप्लोर करने लायक है। पढ़ाई-लिखाई तो चल ही रहा है साथ में। तो आई यूज्ड टू डू सिंगिंग। मेरे कुछ कॉमन दोस्त थे लाइक अनमोल एंड ऑल। तो हम लोग ना एक ग्रुप बनाए अपना सिंगिंग कॉम्पिटिशन का, एंड फिर फैशन का। फिर कहीं न कहीं वहाँ से ना मुझे ये पता चला कि यार एक ग्लैम बोलते हैं ना, ग्लैमर की हाँ, चीज़ें भी थोड़ी बहुत होती है होते जिससे रहते हैं। थोड़ा-सा मतलब मज़ा आता है। मतलब हुँ, मुझे ना यहाँ से मज़ा आता था। जी, बाकियों को मज़ा नहीं आता था, बाकी तो हाँ, करने के लिए करते थे, बट मुझे यहाँ से मज़ा आता था। लेकिन मैंने हमेशा पढ़ाई को, एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया। तो मैंने जब वहाँ पे मैं टॉपर भी बना फाइनल ईयर में, एंड मेरी जो रैंकिंग थी काफ़ी अच्छी थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी के बीच में रहता था। इंडियन नेवी की कंपनी आई थी, इंडियन नेवी वाज़ माय ड्रीम कि यार आई है तो मुझे होना ही है। लेकिन 12th में परसेंट कम होने की वजह से 59.33 होने की वजह से मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाया था इंडियन नेवी में। फिर वही एज़ इट इज़ स्ट्रगल कि लाइक जॉब वाली स्ट्रगल। पढ़ाई पूरी हो गई, 4 साल का एजुकेशन डिग्री लेके आ गए मुंबई, फिर पुणे में एक छोटी-सी आईटी फर्म में मेरी मतलब कि मैं जॉब करने गया। जॉब करते-करते मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि जो चीज़ मुझे करना था जॉब में, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब नए-नए ऐप्स बनाना एंड सर्च करना, रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें मुझे आर-एंड-डी डिपार्टमेंट चाहिए था, जो कि नहीं मिल पाया। ना मिलने की वजह से थोड़ा खफ़ा तो था। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता था, मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ दी बिकॉज़ मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे जो चाहिए मुझे वही करना है। बट वो कहते हैं ना, ऊपर वाला कुछ अलग ही मेहरबान था कि तुझे कुछ अलग ही करना है। तो मैं मुंबई में आ गया, वही थ्री इडियट वाली कहानी हुई कि पापा ने बोला कि बेटा कितने दिन के लिए आया है? मैंने बोला कि पापा आप समझ लो आ ही गया हूँ। तो पापा थोड़ा-सा शाउट किए, चिल्लाए कि फलाने का लड़का देख अच्छा खासा जॉब कर रहा है आईटी में, 25,000 24,000 रुपए महीने का सैलरी कमा रहा है, तू जॉब छोड़ के आ गया 10-20 हज़ार की। मैंने बोला छोड़ यार, जो भी है हो गया। अब देखते हैं क्या होगा। मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थिएटर्स करते थे, एक्टिंग से रिलेटेड थे, आर्ट से रिलेटेड थे। तो उनके साथ ऐसे ही उठना-बैठना शुरू हो गया, घूमना-फिरना। फिर थिएटर में गया एक बार, थिएटर में देखा क्लैप्स मिल रहे हैं ऑडियंस के, मेरे दोस्तों को। तो मैंने बोला यार ये कुछ अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। तो मैंने उसको बोला यार लेट्स डू इट यार, थोड़ा-सा हेल्प कर मेरा। तो कहीं न कहीं उसने थोड़ी-बड़ी हेल्प की मेरी, दोस्त ने। और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है शैलेश सिंह। अ, तो उसने काफ़ी मतलब मोटिवेट किया मुझे कि तू ट्राई कर, तू इसमें मुझे ऐसा लगता है तू इसके लिए ही बना है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि लेट्स डू इट यार, करते हैं एक बार। और जैसे ही करना मैं शुरू किया, मुझे एप्रिशिएशन मिलना शुरू हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद से इनर फीलिंग यही है मेरी, और ऊपर वाले ने कुछ लिख के भेजा है कि आपको यही करना है।
सो लेट्स डू इट। और अब घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है? अब घर वालों का यही है, एक्चुअली घर वाले हमेशा से यही चाहते हैं कि बेटा मेरा हैप्पी रहे, कुछ भी करे हैप्पी रहे। बिकॉज़ स्टार्टिंग डेज़ में उनका टेंशन ये था कि यार ये इंडस्ट्री, कॉमन मिडल क्लास वो फैमिली तो का जो रिएक्शन रहता है यही हुँ, रहता है, ये इंडस्ट्री हमारे बच्चों के लिए नहीं बनी है। हुँ, कहीं बच्चे बेकार ना हो जाए, हुँ, बर्बाद ना हो जाए, या फ्रस्ट्रेशन में आके हुँ। बहुत सारे इंसिडेंट्स जी, होते कोई ऐसा रहते हैं, कदम ना उठा कदम ले। ना उठा ले। जी। तो ओवरऑल नाउ आई एम अर्निंग वेल, हुँ, काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहा हूँ, हुँ, बाय गॉड ग्रेस सब कुछ बेस्ट है मेरी हुँ। लाइफ में। तो फैमिली भी हैप्पी है, खुश है। जी, वो भी शोज़ देखते हैं, हैप्पी है, दुनिया को बताते हैं मेरा बेटा हुँ, है, ये है, वो है, जी। तो मज़ा आता है। अच्छा, जब आप थिएटर्स में जाकर आप काम कर रहे थे, तो वहाँ पर रहता है ना कि बड़े-बड़े कॉलेजेस से जैसे एनएसडी से लोग पढ़कर आते हैं। एक्चुअली मैं हाँ, ये बहुत जगह पे आई थिंक फैला हुआ है कि मैंने थिएटर किया है, मैंने थिएटर नहीं किया है। मैं एक्चुअली मेरे थिएटर्स के दोस्त थे। मैं उनके साथ बस जाता था, थिएटर्स में देखता था। मैंने जो एक्टिंग प्रॉपर सीखी है, वो अरुण मित्रा से सीखी है। अरुण मित्रा बीएनए के स्टूडेंट भी हैं, अभी वो एज़ अ डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। बहुत सारे फ़िल्म्स उनके फ़ेमस हुए हैं शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल्स में। तो वो मेरे गुरु रहे हैं, जिनसे मैंने एक्टिंग नियर अबाउट 6-7 महीने सीखी है। और आज भी वो मेरे गुरु हैं। कभी किसी चीज़ में डाउट होता है, फँस जाता हूँ, तो कभी न कभी बात कर ही लेता हूँ उनसे। तो मैंने अरुण मित्रा जी जो मेरे बीएनए के स्टूडेंट हैं, उनसे मैंने एक्टिंग सीखी है। मैंने थिएटर कभी नहीं किया है अपनी लाइफ़ में, प्रॉपर तरीके से मतलब या पहला ब्रेक कब और कैसे मिला? पहला ब्रेक लाइक मैं वन डे टू डे टाइप का लाइक होता है ना, जर्नलिस्ट बन के जाना। ये एक्चुअली जब मैं एक्टिंग सीख रहा था सर से, तो अपने गुरु से, तो उसी समय मुझे ये पता चला था कि वन डे टू डे कैरेक्टर होता है लाइक। तो मेरे मतलब मुझे ये लगा कि मुझे जाना चाहिए, सेट पे जाना चाहिए, देखना चाहिए एक्चुअली होता क्या है। तो मैं ऐसे ही एवी एक बार मुझे कॉल आया कि भाई ये है, 2,500 करेगा? मैंने बोला कर लेता हूँ यार, 2,500 एक दिन का दे रहे, बड़ी बात है। ऐसे एवे ही चले गया मैं उठ के। एंड मैं ये बात बता रहा हूँ 2013-14 की। तो मैं उठ के चले गया मैं करने में, बोला लेट्स डू इट। गया तो वहाँ पे पता चला बहुत सारी टेक्निकल चीज़ होती है जो कि मुझे नहीं पता। एंड उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे छोटे-मोटे किया एंड देन मुझे पहला ब्रेक जो मिला बाल गोपाल करे धमाल, बिग मैजिक चैनल दैट टाइम आता था। हुँ, उसमें मिला, काफ़ी अच्छा कैमियो था छोटा-मोटा, तो वो मैंने किया, तो वहाँ पे मुझे टेक्निकल नॉलेज आया हुँ, कि कैमरा पोज़ीशनिंग, टर्न, लेफ्ट, राइट, लुक, ये लुक, वो लुक। हुँ, और शॉट होने के बाद भी मैं कैमरे मतलब कि मॉनिटर पे बैठ के मैं डायरेक्टर के पीछे देखते रहता था कि एक्टर्स क्या कर रहे हैं। जी, तो एक्टिंग तो सीख ही लिया था, हुँ, लेकिन मुझे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना था। जी, तो आज भी मैं लाइक जितने भी डीओपीज़ होते हैं, हुँ, सब होते हैं, मैं आज भी कैमरा पूछता हूँ कौन-सा है? ओके, ट्रॉली कौन-सा लगा है? कोई बताता है, पोटा का मतलब क्या होता है? ये आज भी मैं नॉलेज लेता हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि मेरा जो बैंक हो दिमाग का, वो भंडार बन के रहे कि हर एक चीज़ का नॉलेज है मुझे। या आपने गुमराह में भी काम किया है, या उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस आपका? गुमराह वी चैनल पे आता था दैट टाइम एंड यंग्स में काफ़ी ज़्यादा चर्चित था वो। तो मुझे गुमराह के लिए एक्चुअली बालाजी में ही एक कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने अप्रोच किया मुझे, बोला कि एक ऐसा है करेगा? मैंने बोला हाँ, करेगा करूँगा। तो बोलते 5,000 रुपए पर डे बजट है। मैं बोला बजट मुझे चाहिए ही नहीं, आप बस ले लो, क्योंकि उस समय खुद मैं गुमराह खुद देखा जी, करता था। और गुमराह की स्टोरी लाइन बहुत प्यारी रहती थी, एक मैसेज देता था वो ऑडियंस को। तो मुझे करने में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और जैसे ही मुझे ऑफ़र आया मैंने हाँ बोला। और 3 दिन की शूटिंग मुंबई में हुई, प्रॉपर तरीके से, और जब टेलीकास्ट हुआ घर वालों को बताया, घर वालों ने देखा एंड मेरे घर वालों का रिएक्शन ना हमेशा से नॉर्मल रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि वाह, वाह, वाह! ऐसा देखते हैं। हाँ, अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। हुँ, मतलब वो वाली चीज़ें नहीं हाँ है, जी, शायद से वो वाली चीज़ें जी, मतलब कब आएगी वही सोच के मैं मेहनत करते जा रहा हूँ और डेफ़िनिटली वो वाली चीज़ें एक दिन आएगी। बिल्कुल, हाँ। जैसे आपने फ़िल्म में भी डेब्यू किया था, दो जी। साल 2022 में। हुँ। फ़िल्म का एक्सपीरियंस, एक बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस और एक छोटे पर्दे का एक्सपीरियंस, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सी छोटे पर्दे का एक्सपीरियंस बस ये रहा है कि यहाँ पे ना वर्कलोड ज़्यादा होता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ना बहुत ही फास्ट मीडियम है, ये जो टेलीविज़न मीडियम है ये बहुत ही फास्ट मीडियम है। एंड फ़िल्म वाला एंड वेब सीरीज़ वाला जो मीडियम है, आजकल तो वेब सीरीज़ भी बहुत ही फास्ट बनाने लगे हैं लोग, लेकिन जो फ़िल्म होता है वो बहुत ही स्लो मीडियम है। लाइक वहाँ पे एक सीन जो कि ऑडियंस के हिसाब से 1.5 मिनट मतलब कि स्क्रीन पे आने वाला है, 1.5 या 2 मिनट, तो वो बखूबी तरीके से पूरा का पूरा हाफ डे से ज़्यादा लेके प्रॉपर शूट करते हैं। आपको प्रॉपर मौका मिलता है। यहाँ पे कभी-कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी बेस पे स्क्रिप्ट छन के आ रहा है, राइटर ने भेजा है हमारे क्रिएटिव्स को, क्रिएटिव्स ने प्रिंट निकलवाया है, हमारे एडीज़ लेके हमारे पास छना-छना ऑडियो वो स्क्रिप्ट लेके आते हैं जिसमें मोनोलॉग भर-भर के हैं। तो हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है
एंड आई सीरियसली मैं यहाँ पे टेलीविज़न को सैल्यूट करना चाहता हूँ बिकॉज़ इतने कम टाइम में इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी हम देते हैं। अगर हमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम मिल जाए तो हम तो फाड़ देंगे। तो मैं टेलीविज़न को हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ बिकॉज़ आज जो भी मैं हूँ वो टेलीविज़न की वज़ह से। जी। और बड़े पर्दे में? बड़े पर्दे में या जैसे कि मैंने धूप छाँव फ़िल्म की थी, हेमंत शरण डायरेक्टर थे। काफ़ी बड़े-बड़े एक्टर्स भी थे उसमें, अभिषेक दुहान एंड ऑल सब लोगों ने अच्छा काम किया था। उसमें मेरा यही था कि मेरा ज़्यादा नहीं था, मेरा इंटरवल के बाद से शुरू हुआ था, पूरा एंड तक था। मेरा डोमिनेंट कैरेक्टर था, तो जो मुझे मिला था प्ले करने के लिए, तो फ़िल्म का मीडियम मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, इसके पहले भी मैंने एक छोटी-सी मतलब बड़ी फ़िल्म थी, मेरा छोटा-सा किरदार था, वो अकीरा फ़िल्म। अकीरा में मैं सोनाक्षी के फ्रेंड सर्कल में एक था एज़ अ कज़िन टाइप, तो उसमें कैसा था कि लिखा बहुत सारे गए थे सीन्स, लेकिन जब डबिंग में गया तो पता चला 2-3 सीन हैं, वो भी एक-एक डायलॉग बस मैंने बोला है। तो कभी ज़िंदगी में मैंने उसे हाइलाइट नहीं किया है बिकॉज़ वो चीज़ दुनिया को पता ही नहीं और मैं बताना भी नहीं चाहता। ये तो इंटरव्यू है इसलिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे छोटे-मोटे काम भी किए थे स्टार्टिंग डेज़ में। लेकिन अब बाय गॉड ग्रेस डूइंग वेल, फ्यूचर में कुछ बड़ा बड़ा करने की कोशिश है एंड डेफिनिटली वो एक दिन मिलेगा। जैसे एक टीवी एक्टर को अगर बॉलीवुड में कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, उसमें कदम रख देता है, तो वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वापस टेलीविज़न में लौटना चाहे। हाँ, तो आपने तो फ़िल्म करी, उसके बाद आप वापस लौटे, तो कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, बॉलीवुड को ही कंटिन्यू रखना जी, चाहिए? इसके पीछे भी रीज़न बताना चाहता हूँ। मैंने मैंने भले डेब्यू किया था फ़िल्म में बट इट वाज़ नॉट लाइक मतलब कि नॉट टू मच कमर्शियल। लाइक 2 करोड़, ढाई करोड़ में बनी हुई फ़िल्म जो कि 3 करोड़ तक नियर अबाउट कमाई है। 50 लाख की प्रॉफ़िट कमाई है। तो ये फ़िल्म कैसे होती है कि इसके प्रमोशंस एंड ऑल तो सारे अच्छे लेवल पे हुए थे, बट वो वर्कआउट नहीं हो पाया, तो अब वर्कआउट नहीं हो पाया तो ऑब्वियस सी बात है, ना मैं दिखा, ना मेरा काम दिखा दुनिया को। तो अब मैं नहीं दिखा हूँ, मेरा काम नहीं दिखा है, तो वो ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि यार इसने काम भी किया है, इतना अच्छा काम किया है। तो अब नहीं पता तो भई मुझे वापस से टेलीविज़न में आना है बिकॉज़ मुंबई जैसी सिटी में जो कि फाइनेंशियल कैपिटल बहुत है, जी यहाँ हाँ। पे सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हुँ, होता है एंड टेलीविज़न हमेशा से मुझे प्रायोरिटी दिया है, हमेशा से मुझे टॉप लेवल पे रखा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखा है। तो मैं टीवी तो छोड़ा नहीं, मैं वापस से टीवी में आ गया लेकिन हाँ, मेरी ये पूरी सोच है जब तक मुझे कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटी फ़िल्म से या वेब सीरीज़ से नहीं मिलेगी, मैं टीवी करते रहूँगा। बिकॉज़ मुझे टीवी ने ही बनाया है जो भी जी, हूँ आज। यस। जैसे आपने इंजीनियरिंग की जॉब जो है वो छोड़ दी थी, अपने एक्टिंग करियर को परस्यू करने के लिए। कभी ऐसा लाइफ में एक मोमेंट आया कि नहीं, इंजीनियरिंग की जॉब ही अच्छी थी, भैया कहाँ नहीं, आ गए? कभी नहीं, कभी ऐसा? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी कोई फ्रैंकली रिजेक्शन स्पीकिंग से टूटे हो, कभी कुछ? रिजेक्शन से नहीं सी मेरे लाइफ में डाउनर बहुत एक्सट्रीम लेवल का डाउनर आया। चाहे वो लॉकडाउन ले लो या लॉकडाउन के बाद ले लो। अगर ज़िंदगी में ये अप एंड डाउन्स आएगा नहीं ना, सच बता रहा हूँ, अगर किसी की लाइफ सरल चले जा रही है ना, तो समझ लो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। मैं यही बोल रहा हूँ। चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ज़िंदगी सरल चले जा रही है ना, मतलब उसे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, उसे कुछ करने को नहीं मिल रहा है। वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कमा रहा है, अपना ज़िंदगी जी रहा है। बट ज़िंदगी में जब तक आपके अप एंड डाउन्स नहीं आएगा ना, आप सफलता की मार्ग टच ही नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, मैं यही जानता हूँ। वो कहावत है ना, आप किसी बॉल को जब तक ऊपर से नीचे ढाल पे नहीं डालोगे, वो उतनी स्पीड से उड़ेगा नहीं। तो वही ज़िंदगी है, सिंपल सी बात है। ये इतने सारे फंडामेंटल फिज़िक्स हैं, उसी से समझ में आना चाहिए हमें कि ज़िंदगी क्या है। बहुत ज़्यादा डाउनर आया है, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा है कि मुझे इंजीनियरिंग में वापस जाना चाहिए। बिकॉज़ एक बार जब नदी बह गया है, तो वो अपना दिशा बनाते हुए ज़रूर समुंदर में टच होगा ही होगा। तो आई नो दिस वेरी वेल, तो मैं तो टच हो ही रहा हूँ। जी, जैसे हम टीवी में देखते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं, तो एक्टर्स की लाइफ बड़ी अच्छी लगती है, चकाचौंध भरी हाँ। लगती है, हँस रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन कभी जैसे आप किसी ऑडिशन में रिजेक्शन मिला हो या फिर कुछ भी सीन ऐसे हो, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? तब एक एक्टर का क्या फेस होता है? जी, जी, जी। ये चीज़ें हुई है मेरे साथ, मतलब कि कभी-कभी क्या होता है ना कि हम बहुत अच्छा ऑडिशंस या मॉक शूट दे के आते हैं। जैसे ऑडिशंस तो होते हैं, बहुत बार सेलेक्ट हो जाते हैं। ऑडिशंस में बहुत सारे अच्छे वेल नोन फेसेस भी हमारे साथ रहते हैं। तो अब कैसा होता है, मॉक शूट में गिने-चुने कुछ 2-3 हीरोज़ को बुलाया जाता है, मॉक शूट किया जाता है अलग-अलग हीरोइन्स के साथ। तो वहाँ पे कभी-कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा हम करके आते हैं। अब क्या बहुत अच्छा करके आते हैं, हमें पूरा मतलब एक उम्मीद होती है कि मेरा इसमें हो ही जाएगा। बिकॉज़ उनका कैरेक्टर रिक्वायरमेंट क्या है क्रिएटिव्स का, ये डेफ़िनिटली हो जाएगा। बट क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम अकेले 30 मार खा नहीं होते। हमारे साथ जो 2 कलाकार और हैं, मे बी उनका चैनल चैनल में मतलब अच्छा रिस्पॉन्स हो, मतलब चैनल में अच्छी छवि हो, प्रोडक्शन में अच्छी छवि हो। लेकिन मैंने उनके साथ कभी काम ही नहीं किया है, ना ही वो चैनल के साथ, ना ही वो प्रोडक्शन के साथ। उन्हें पता ही नहीं आशीष दीक्षित है कैसा नेचर वाइज़।
ठीक है। उन्होंने शायद से कहीं दूसरे प्रोडक्शन में मैं काम किया हूँ, बस जानते होंगे कि आशीष हाँ, हीरो है, अच्छा किया है, लेकिन यार ये इसने हमारे साथ लास्ट शो किया था यार, बहुत अच्छा लड़का है, इसको ही ले लेते हैं। तो वो कहीं न कहीं उस बंदे का लक है, उस बंदे का हार्ड वर्क है, उस बंदे का बोलते हैं ना गुडविल है कि उसने अपना दिया है और उसने पाया। तो मुझे दुःख बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक मेहनती एक्टर ना उसे दुःख पहुँचता है, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। तो दुःख होता है लेकिन बाद में मैं यही सोचता हूँ ठीक है, सच बता रहा हूँ कुछ समय के लिए मुझे ऐसा डिप्रेशन में जाता हूँ, डिप्रेशन नॉट दैट मच, नहीं यार नहीं हुआ यार, कैसे क्या हो गया? क्या गलती कर दी मैंने? हे भगवान हो जाना चाहिए था। एंड सडनली ये रियलाइज़ेशन होता है कि नहीं, ये नहीं हुआ ठीक है, लेकिन ऊपर वाला मेबी 1-2 दिन के अंदर कुछ बड़ा लाने वाला है मेरे लिए। एंड यू वोंट बिलीव सीरियसली ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं हुआ, 1 हफ्ते या 5 दिन के अंदर कोई दूसरी बड़ी चीज़ आ जाती है मेरे पास। सो दिस इज़ जी, अब जैसे कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत मतलब आज के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा है। जी, जी, जी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ जैसे कि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको ओटीटी पे भी काम करने का मौका मिल रहा है और एक एक्टर जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। कभी इस चीज़ में लगा है कि ये क्या है? एक्चुअली सबसे पहले मैं यही बोल देना चाहता हूँ, मैं किसी को मतलब कि ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ कि चाहे इन्फ्लुएंसर हो या रील्स मेकर हो। देखो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मैं एक वर्ड में बस बोलना चाहता हूँ, कलाकारी अलग चीज़ है और एक ये जो इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटिविटी है ये चीज़ अलग है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, वो जो कंटेंट बनाते हैं, डालते हैं, एक्टिंग करते हैं क्योंकि वो वही लोग हैं जो इंडस्ट्री में ट्राई मारने आए थे। नहीं हो पाया समय के कमी की वजह से या लॉकडाउन आ गया, वो नहीं कर पाए एक्टिंग तो उन्होंने ये कंटेंट बनाना शुरू किया जिनका कंटेंट आज मिलियन क्रॉस करता है। सैल्यूट है उन्हें, वो कंटेंट क्रिएटर हैं, आप अपनी जगह बहुत ही बखूबी कर रहे हो। मेबी आपको फ़िल्म मिले, आप फ़िल्म में भी अच्छा कर जाओ। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ एक कलाकार जो एक्टर होता है, उसकी कीमत बहुत होती है। उसके टैलेंट की कीमत बहुत होती है। शायद से ये चीज़ प्रोड्यूसर्स एंड मेकर्स को समझ आनी चाहिए कि यार एक कलाकार जो कि 10 साल, 15 साल आप खुद जानते होंगे, आपके इस ऑफ़िस में कितने सारे बड़े-बड़े कलाकार आके गए हैं, जो कि 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलते हैं ना छोटे मतलब कुछ ही लोग जानते हैं। लेकिन उनके टैलेंट को वो पहचान जाता है कलाकार या प्रोड्यूसर जो वाक़ई हैं। लेकिन प्रोड्यूसर का भी यहाँ पे हाथ बंधा हुआ है, मेकर्स के भी हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि उन्हें जो फाइनेंसर एंड ऑल सब मिलते हैं, उनका यही कहना रहता है कि भैया अपना बूम करना चाहिए, भैया अपना बूम करना चाहिए। कोई कंटेंट अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई नहीं सोचता, सब कमर्शियल ही सोचते हैं। जो अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचता है, अच्छे कलाकार आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। मैं यहाँ पे टीवीएफ के बारे में बोलना चाहता हूँ कि टीवीएफ पंचायत जैसे सीरीज़ में इतने अच्छे-अच्छे कलाकार को लिया है, चाहे वो अशोक पाठक हो गए, चाहे जीतू हो गए, तो ये सब कितने उम्दा कलाकार हैं। कलाकारी अलग चीज़ है और ये पूरी तरह से अलग। आप बिलीव नहीं करोगे आई आई डोंट बिलीव इन फॉलोअर्स। मेरे खुद के फॉलोअर्स 54, 55 हैं। मैं फॉलोअर्स पे कभी बिलीव करता ही नहीं हूँ। और अगर कोई मुझे बोलता है कि यार भाई इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ा ले यार, ये कर ले, मैं बोलता हूँ क्यों? उससे टैलेंट बढ़ जाएगा, फॉलोअर बढ़ने से टैलेंट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। टैलेंट मेरा वही है 9 साल का, मेरी मेहनत, मेरा जो घिसा हूँ मैं अपने आप को एक एक्टर लोहे की तरह होता है, अगर उसे रोज़ घिसो नहीं ना तो वो चाँदी की चमक देगा ही नहीं। तो मैं उस पे बिलीव करता हूँ, मैं ये सब पे बिलीव नहीं करता। एंड आई एम डैम श्योर कि वो आमिर खान ने अपने फ़िल्म में भी एक डायलॉग बोला था कि प एक्टर जो होता है ना पानी के कलाकारी जो होती है ना, टैलेंट जो होता है ना, पानी के बुलबुले की तरह होता है। एक ना एक दिन ऊपर आता ही है। सबको ये इंडस्ट्री, ये मुंबई सबको एक मौका ज़रूर देता है, ट्राई के लिए। और वो बोलते हैं ना जब सिक्का उछलता है ना, तो वो डेफ़िनिटली अपना टैलेंट दिखाता है। दिस इज़ ऑल। जी, अब जैसे एक्टर्स के लिए होता है कि वो किसी शो से अपनी स्टार्टिंग करते हैं, उनको नेम फेम मिल जाए। उस शो में उन्होंने बहुत मासूमियत सा या फिर सीधा-साधा रोल जो होता है वो निभाया। फिर वो उसी जॉनर से हटना नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि एक उनको पहचान मिल चुकी है तो उसी को कंटिन्यूअसली लगता है। तो आपको क्या लगता है एक एक्टर के लिए कितना मतलब कितना ज़रूरी होता है हर एक जॉनर को ट्राई करना, चाहे वो नेगेटिव रोल हो, चाहे पॉजिटिव रोल हो या फिर आप एक ही चीज़ को कंटिन्यू लेकर चलना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली कलाकार भी चाहता है कि मुझे अलग-अलग मिले, जो अच्छे कलाकार हैं। अच्छे कलाकार हमेशा चाहते हैं कि मुझे बहुत सारे अब सच बता रहा हूँ मुझे टीवी में हर एक जॉनर मिल चुका है। मैं अभी जो किरदार प्ले कर रहा हूँ, ये ग्रे शेड भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सब इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर है सूरज के अंदर। इसके पहले प्रॉपर डिप्लोमैट थोड़ा-सा ये मतलब कि मेंटली समटाइम्स डिस्टर्ब हो जाता है, वैसा वाला कैरेक्टर था। उसके पहले पलकों की छाँव में लाइक नॉटी क्यूट बॉय, चॉकलेटी बॉय, वो भी कर चुका हूँ। परिणीति में स्टफ़ पंजाबी स्टड एकदम हंक पर्सनैलिटी, वो भी कर चुका हूँ।
आपके आ जाने से मैं क्यूट इनोसेंट बॉय, वो भी तो मुझे मज़ा आता है ये सब करने में। तो हर एक कलाकार को मेरे ख़्याल से ट्राई करना चाहिए अलग-अलग जॉनर, बिकॉज़ कलाकारी तो वहीं पे है ना, क्योंकि एक अगर मैं इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैं यही सोच के आया हूँ कि भाई मैं एक अच्छा पढ़ा-लिखा इंसान हूँ। अगर आज मुझे साइंटिस्ट का भी किरदार दिया जाएगा, तो आई एम वेल एजुकेटेड। मुझे पता है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, या इसको अगर प्रोनाउंस करना है तो कैसे मतलब बातें करनी है, चाहे वो केमिकल के बॉन्ड हो या फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो। तो एक वेल एजुकेटेड इंसान वो इंडस्ट्री में आके डेफिनेटली वो हर एक फील्ड ट्राई करना चाहेगा, हर एक जॉनर ट्राई करना चाहेगा करने के लिए। या दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया में कितना देख रहे हैं कि लोग शादी कर रहे हैं, फिर इतने केसेस हो जा रहे हैं। आपने तो अपनी पार्टनर से 2 बार शादी करी है। तो कोई ऐसा फंडा जो आप या युवाओं एक्चुअली को देना चाहते हैं एक्चुअली हैप्पी मैरिज के लिए? या मैं यही कहना चाहता हूँ यार, देखो आप किसी से प्यार करते हो ना, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार शादी करो। मेरे पंडित जी जो थे, आई डोंट नो कौन से पंडित जी थे, हमारे बनारस वगैरह के थे, तो मेरी मम्मी को बोले थे इसकी 2 शादी हैं। जी। अब उस 2 शादी के चक्कर में ना मेरे दिमाग में भनक रहती थी कि 2 शादी, 2 शादी, 2 शादी, ठीक है। लेकिन वो कभी ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं, वो डिलीट भी हो गया। एंड एक समय था कि मैंने मेरी वाइफ़ श्वेता से ये डिसाइड किया था कि हम लोग ना किसी धर्म स्थल पे जाके माँग में सिंदूर भरेंगे, मतलब बहुत पहले, शादी के पहले। तो अब शादी काफ़ी ग्रैंड हो गई हमारी, सब अच्छे से हो गया, हमारे दिमाग से वो चीज़ मतलब पूरी तरह से निकल गया। हम सोचे भी नहीं, अब हमारी ज़िंदगी चल रही है, सब स्मूथ चल रहा है, लाइफ़ में कुछ अप एंड डाउन्स आ जाते हैं। अप एंड डाउन्स आने की वजह से कभी-कभी ऐसा लगता है, कभी मेरी वाइफ़ जो है भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है, अब मैं भी हूँ, बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बिकॉज़ उनका अस्तित्व जो है ना, वो दिखाई दिया है। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में सुपरनैचुरल, जो अच्छा लगा मुझे। तो अब क्या है कि मेरी वाइफ़ ने और हमने ऐसे ही बैठे-बैठे एक दिन बात कर रहे थे, यार कहीं घूमने चलते, बारिश का मौसम है। फिर सडनली मुझे याद आया कि यार नियर बाय त्र्यंबकेश्वर है, चले क्या? तो श्वेता बोली हाँ, चलते हैं। मैं बोला चलो त्र्यंबकेश्वर में चल के तुम्हारा माँग भर देता हूँ। मस्ती, मस्ती नहीं, मतलब बहुत पहले बोले थे, फिर हमने उसके रिकॉल किया। हमने डिसाइड किया, वहाँ के ट्रस्टी से बात की एंड धर्मस्थल पे पंडित जो थे उनसे बातचीत की, उन्होंने बोला नहीं ऐसे ऐसे नहीं होता, करना है तो पूरा प्रॉपर विधि विधान से, ऐसे थोड़ी ना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है आए ऐसे कर दी। तो मैंने बोला यार ठीक है, क्या है कैसे करना है, पंडित जी ने सब बता दिया, पंडित जी ने सब अरेंजमेंट कर दिया। हम गए यहाँ से और वहाँ पे जाके साक्षात भोलेनाथ को बोलते हैं ना साक्षी मान के, मैंने फिर से मेरी वाइफ श्वेता कनोजे दीक्षित के मांग में सिंदूर कोई भर दिया। टिप्स हैप्पी मैरिज के? हैप्पी मैरिज की यही है कि शादी 100 बार करो, 10 बार करो, 1000 बार करो, कोई मैटर नहीं करता, आपका प्यार सच्चा होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो या शादी के बाद हो, तो यार बस एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैंने ये फ़ील किया है, अगर आपकी वाइफ़ हैप्पी है ना, तो आप दिल और दिमाग सबसे हैप्पी हो। तो कभी भी कोई भी तकलीफ अपनी वाइफ को ना दे, अपनी पार्टनर को ना दे। बस उनके चेहरे पे जब भी दरवाज़ा खुले, घर पे जाओ, बैठो, बस स्माइल ही रहना चाहिए। तो ये चीज़ अपनाओगे, लाइफ फुल ऑन हैप्पी हो जाएगी आपकी। आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं या फिर आप कौन-सा ऐसा किरदार निभाना चाहते हैं जो दिल की ख्वाहिश रहती है? किरदार अगर निभाने की बात है तो मैं इंटेंस टाइप का किरदार करना चाहता हूँ एंड थोड़ा-सा लाइक तमाशा फ़िल्म में लाइक रणबीर कपूर ने जो प्ले किया है काइंड ऑफ उस टाइप का कैरेक्टर, कबीर सिंह में जो शाहिद कपूर ने प्ले किया है, उस टाइप का। एंड ऑफ कोर्स लाइक अगर एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म है, तो उसके लिए भी अगर मुझे कोई बोले कि भाई तू 15 किलो माइनस कर ले या 20 किलो माइनस कर ले, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। बिकॉज़ मुझे ऐसे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करने में मज़ा आती है, नॉट फॉर ऑडियंस, फॉर मी, कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, तो मेरी पर्सनैलिटी पे स्क्रीन पे कैसा दिखूँगा मैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ अपने आप को बार-बार स्क्रीन पे देखने में। शायद ही कोई टेलीविज़न एक्टर होगा, जो अपना पूरा का पूरा एपिसोड देखता होगा। लेकिन मैं अपना पूरा एपिसोड इसलिए देखता हूँ कि क्या होता है ना कि अपनी कलाकारी खुद स्क्रीन पे देख के ना बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। क्योंकि आप अपने आप को सुधारो, दुनिया को सुधारने पे नज़र मत डालो। तो मैं अपने आप को सुधारने पे पूरा बिलीव करता हूँ। आज भी मैं अपने किए हुए काम को बहुत ही बारीकी से देखता हूँ और मैं ये रियलाइज़ करता हूँ, ये चीज़ ऐसे करता तो और अच्छा लगता। कोई ओटीटी प्रोजेक्ट्स या फिर कोई भी प्रोजेक्ट्स आपका? जी, अभी मेरी एक वेब सीरीज़ है परख।
जो कि ऋषिकेश, उत्तराखंड में प्रॉपर तरीके से शूट हुआ है। अच्छे-अच्छे कलाकार हैं उसमें, बहुत ही जल्द ट्रेलर आउट होने वाला है, जो कि नॉर्मल स्टोरी डेक के लिए बनाया गया है एंड अमेज़न मिनी दोनों का कोलैब है इसमें। तो दोनों का कोलैबोरेशन से है, कुछ चीज़ों की वजह से अटका हुआ है। जैसे ही वो आएगा ऑडियंस डेफ़िनिटली उसे बहुत प्यार देगी बिकॉज़ बहुत ही बखूबी तरीके से बनाया गया है वो। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट में यही है एंड उसके अलावा कुछ चीज़ें लाइन अप है, बहुत जल्द मैं ऑडियंस के साथ एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बिकॉज़ वो कहावत है ना कि थोड़ा-सा जल्दी बता देने में शायद से गलतियाँ होती हैं। थोड़ा हो जाए बेटर तो मैं सारी चीज़ें सबको बता दूँगा। और उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो चाहते तो हैं एक्टिंग में करियर बनाना, लेकिन 1 या 2 या 25 रिजेक्शन के बाद कहीं न कहीं थक कर बैठ जाते हैं और वही करने चले जाते हैं कि चलो अब जॉब ही कर लेते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं खुद मोटिवेट होता हूँ पोएम वगैरह कविताएँ सुन के। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्राई करते रहो यार, रिजेक्शन होता ही है और आप ऐसे फील्ड में आए हो ना, जहाँ पे रिजेक्शन ज़्यादा, सिलेक्शन कम होता है। तो रिजेक्शन अगर ज़्यादा होगा नहीं तो आप सीखोगे कैसे? आप सीखो, हर बार टूटो, गिरो, उठो, फिर सोचो कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है मुझे? यू नो मतलब कहाँ पे कमी रह गई? वो एक्चुअली ये पोएम ही है। देखो और सुधार करो। ये सारी बातें ऐवें ही नहीं लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, तो जी के द्वारा। तो डेफ़िनिटली आप सब पढ़ें, वो सारी चीज़ें मोटिवेट होते रहें क्योंकि मेरा सपोर्ट मैं अभी तो मेरी धर्मपत्नी है, वो सपोर्ट है, लेकिन जब वो नहीं थी मेरी ज़िंदगी में कविताएँ, गाने, ये सारी चीज़ों से ही मैं मोटिवेट होता था। मैं सॉन्ग्स के बीच में से मोटिवेशनल चीज़ें निकालता था और अपने आप को मोटिवेट करता था। कोई मुझे मोटिवेट नहीं किया है। आप गिरोगे 10 बार गिरोगे, आपको कोई नहीं बचाने आएगा। आपका दोस्त भी आएगा 5 मिनट के लिए आपको सांत्वना देके चले जाएगा, लेकिन आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें करनी है। तो कभी भी निराश मत हो, इतना ज़रूर बोलता हूँ कि ये मुंबई सिटी अपनी बाहें खोल कर खड़ी रहती है। आप जब लायक हो जाओगे उसको वो हक कर